साथियों, आज हम माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय बताने जा रहे हैं, जो कि सीआरपीसी की धारा 91 207 से संबंधित है। वर्तमान में 91 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 में वर्णित है और 207 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 230 में वर्णित है। 91 का मतलब क्या है, 207 का मतलब क्या है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और 91 और 207 से संबंधित वीडियो हमारे चैनल में जाकर के जरूर देख लें। साथियों, मामला है सीबीआई वर्सेस नीरज कुमार, जिसमें निर्णय हुआ है 4 मार्च 2025, यानी करंट का ही जजमेंट है। CRL रिव्यू पिटीशन 1194/2023 एंड CRL MA 30434/2023। इस केस में क्या निर्णय हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले जान लेते हैं मामले के तथ्य क्या है। मामले के तथ्य में अगर हम जाएं तो पता चलता है कि जो शिकायत करता है इसके द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत करता है उसके द्वारा शिकायत की गई है। किसको शिकायत की गई है? सीबीआई को। और क्या शिकायत की गई है कि क्या शिकायत की गई है? इसमें शिकायत की गई है कि आरोपी जो कि जूनियर शिकायत की गई कि जूनियर इंजीनियर MCD और बेलदार MCD, जूनियर इंजीनियर MCD और बेलदार MCD ने उसकी दुकान के बाहर निर्माण सामग्री रखने की अनुमति देने के लिए 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता की दुकान है। क्या है? एक दुकान है। दुकान के बाहर सामग्री रखना चाहता है। कौन रखना चाहता है? शिकायतकर्ता। कौन रखना चाहता है? शिकायतकर्ता। और दुकान के बाहर सामग्री रखने के लिए 7,000 रुपए की क्या की जा रही है? मांग की जा रही है। कितनी? 7,000 रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत जैसे ही सीबीआई के पास पहुंचती है, कहां जा रही शिकायत? सीबीआई के पास। जैसी शिकायत सीबीआई के पास पहुंचती है, सीबीआई ने 2 जून 2022 और 6 जून 2022 को सत्यापन कार्रवाई की। क्या की? सत्यापन कार्रवाई की। अब साथियों, इसमें थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। देखिए, पहले सत्यापन कार्रवाई का मतलब क्या है? सत्यापन कार्रवाई का मतलब होता है जब भी किसी लोक सेवक के खिलाफ रिश्वत या अवैध लाभ प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त होती है, चाहे वो सीबीआई हो या एसीबी हो या अदर एजेंसियां हो इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले शिकायत प्राप्त होने पर उस शिकायत की सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। सत्यापन की कार्रवाई के लिए एक डीवीआर प्रदान किया जाता है और उस डीवीआर में मांग वार्ता को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। किसके द्वारा? शिकायतकर्ता के द्वारा। जब डीवीआर शिकायतकर्ता को दिया जाता है तो उसकी लिखा पढ़ी की जाती है। उसके बाद शिकायतकर्ता के साथ उसी कार्यालय का एक सिपाही, जो कि छाया साक्षी बनकर जाता है, और शिकायतकर्ता और आरोपी, जो भी शिकायत करता है और जो लोक सेवक जिससे बातचीत हो रही है, जो लोक सेवक है जिससे बातचीत हो रही है, उस बातचीत को छाया साक्षी के द्वारा देखा और सुना जाता है। और फिर शिकायतकर्ता जैसे ही मांग वार्ता रिकॉर्ड कर लेता है, वापस
कार्यालय आकर के डीबीआर क्या करता है, वापस करता है। फिर डीबीआर में या तो रिकॉर्डिंग इनबिल्ट में होगी या मेमोरी कार्ड में होगी, तो जिस भी स्थिति में होती है उसको फिर सीज किया जाता है, फिर विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो इस मामले में सत्यापन कार्रवाई कब की गई है? इस मामले में सत्यापन कार्रवाई की गई है 2 जून 2022 को। इसके बाद 6 जून 2022 को, यानी कि सत्यापन कार्रवाई कितनी बार की गई? 2 बार की गई। इसके बाद 6 जून 2022 को 6 जून 2022 को एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया जाता है। ट्रैप ऑपरेशन चलाया जाता है। अब ये ट्रैप ऑपरेशन क्या होता है साथियों? जैसे ही सत्यापन कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर सीबीआई या अदर एजेंसियां एसीबी एक जाल बिछाती हैं, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा लोक सेवक की द्वारा जो मांगी जाती है राशि वो दी जाती है। यानी शिकायतकर्ता और लोक सेवक के बीच जो भी बातचीत होती है उस बातचीत के पालन में, मतलब शिकायतकर्ता और लोक सेवक के बीच लेन देन की बात हुई तो उसके बाद फिर उस रुपए को शिकायतकर्ता के द्वारा लोक सेवक को दिए जाते हैं, फिर सीबीआई के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ट्रैप ऑपरेशन का मतलब यही होता है। इसके बाद होता क्या है कि 6 जून 2022 को एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो बेलदार एमसीडी है इसकी गिरफ्तारी होती है, जिसे कथित तौर पर प्रतिवादी की ओर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। यानी कि बेलदार एमसीडी ने जूनियर इंजीनियर एमसीडी की तरफ से क्या ली? रिश्वत ली। और पकड़ा कौन जाता है? बेलदार एमसीडी। जबकि ले किसकी ओर से रहा है? एमसीडी के जूनियर इंजीनियर की ओर से। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, जैसे ये रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सीबीआई विधि अनुसार कार्रवाई करती है। और जो आरोप पत्र है, आरोप पत्र के अनुसार प्रतिवादी को भी 6 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया। मतलब बेलदार भी गिरफ्तार हुआ एमसीडी का, और इंजीनियर भी गिरफ्तार हो गया 6 जून। कब? 6 जून 2022 को गिरफ्तार हो गए। उसके बाद 23 जून 2022 को जमानत पर रिहा हो गए। क्या हो गए? जमानत मिल गई, जमानत पर रिहा हो गए। साथियों, इसमें स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के द्वारा एक शिकायत सीबीआई में दी गई, उस शिकायत की जांच की गई। जांच करने के बाद यानी सत्यापन के बाद ट्रैप बिछाया गया। ट्रैप कार्रवाई 6 जून 2022 को हुई, जिसमें जो बेलदार एमसीडी है इसके द्वारा जूनियर इंजीनियर एमसीडी की ओर से रुपए लिए गए। बेलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर जूनियर इंजीनियर को भी उसी तारीख को गिरफ्तार हुआ। जमानत हुई 23 जून 2022 को चालान के अनुसार, यानी आरोप पत्र के अनुसार। साथियों, इस दौरान होता क्या है? मुकदमे की कार्रवाई के दौरान, अब साथियों देखिए, यहां ये कार्रवाई हो गई, चार्जशीट मिल गई। अब चार्जशीट देखिए होता क्या है, एक चीज और हम आपको बता दें कि जब भी अपने साथ घटनाक्रम घटित होती है, कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ घटनाक्रम घटित होता है, या मान लीजिए कोई भी अपराध हुआ, उस अपराध के बारे में अपराधी को खुद पता रहता है सारी चीजें कि किस प्रकार से कैसे क्या हुआ। तो साथियों, इस मामले में होता क्या है कि जैसे ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, ट्रैप किया, फिर गिरफ्तार किया और चालान कोर्ट में पेश किया। कहाँ किया? चालान कोर्ट में पेश कर दिया। उसके बाद इसमें जो जूनियर इंजीनियर है, कौन? जूनियर इंजीनियर एमसीडी, जूनियर इंजीनियर एमसीडी के द्वारा 207 और 91 सीआरपीसी का
आवेदन लगाया जाता है। क्या किया जाता है? आवेदन लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? कोर्ट में, जहां पर चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। साथियों, होता क्या है कि जैसे चालान कोर्ट में पहुंचता है, जो जूनियर इंजीनियर एमसीडी है, दो आरोपी हैं इस मामले में, एक बेलदार एमसीडी और जूनियर इंजीनियर एमसीडी। जूनियर इंजीनियर एमसीडी के द्वारा दस्तावेज देखे जाते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर एमसीडी के द्वारा 207 91 सीआरपीसी का आवेदन लगाया जाता है। और क्या क्या मांगे जाते हैं? अप्रमाणित, क्या मांगा जाता है? अप्रमाणित बयान की कॉपी और दस्तावेज की प्रतियां और सीबीआई के अधिकारी व स्वतंत्र गवाहों की सीडीआर प्लस स्थान डेटा। क्या मांगा जाता है? स्थान डेटा का मतलब होता है टावर लोकेशन। स्थान डेटा, टावर लोकेशन संरक्षित करने की मांग की जाती है। क्या की जाती है? संरक्षित करने की मांग की जाती है, प्रिजर्व करने की मांग की जाती है। मतलब ये है कि जैसे ही चार्जशीट मिलती है, चूंकि देखिए पहले के समय में सीडीआर जो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती थी, 1 साल तक प्रिजर्व रहती है। आज के समय में 2 साल तक सीडीआर आपको मिल सकती है। अब इसमें होता क्या है कि चार्जशीट मिलने के बाद जो इस मामले के अभियुक्त हैं, उनके द्वारा 207 91 सीआरपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अप्रमाणित बयान, दस्तावेज की प्रतियां और सीबीआई के जो अधिकारी हैं, स्वतंत्र गवाह हैं, उनकी सीडीआर स्थान डेटा लोकेशन संरक्षित करने की मांग की जाती है। मतलब है कि दोनों चीजें मांगी गई। अब ऐसा क्यों किया गया? इससे दो चीजें होती हैं भाई। देखिए, आज के समय में देखा जाए तो डिजिटल युग है। क्या है? डिजिटल युग है। अब डिजिटल युग में सभी कार्रवाइयां डिजिटलीकरण के माध्यम से हो रही हैं। अगर मान लीजिए जो टावर लोकेशन, मान लीजिए होता क्या है कि आपने जो शिकायत करता है, मान लीजिए शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 जून 2022 जो पहला सत्यापन हुआ है, शिकायतकर्ता के बयानों के अनुसार 2 जून 2022 को 2 बजे बातचीत होना बता रहे हैं। ठीक, लेकिन 2 बजे शिकायतकर्ता और जो आरोप पत्र के अनुसार आरोपी हैं, उनके बीच मान लीजिए मुलाकात ही नहीं हुई है, या ये अन्यंत्र जगह पर है, ये अन्यंत्र जगह पर है, जो भी जैसी कंडीशन रही हो, जो भी सोच विचार के, तो जो सीडीआर प्रिजर्व करवाने का उद्देश्य रहा है वो यही कि उससे शिकायतकर्ता या स्वतंत्र गवाह उनका एक्चुअली लोकेशन कहां पर रहा, सीबीआई के अधिकारियों का लोकेशन कहां रहा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये जो मामले हो रहे हैं, ये डिजिटलीकरण यानी कि सत्यापन कार्रवाई के बाद होते हैं। ऐसे में सीडीआर और टावर लोकेशन का महत्व अधिक होता है। साथियों, होता क्या है कि जब जूनियर इंजीनियर एमसीडी के द्वारा इन सारे दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आवेदन विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि जिला कोर्ट में ही जो जूनियर इंजीनियर एमसीडी है उसकी बात
जो कहना चाह रहे हैं आवेदन के माध्यम से उस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है और सीबीआई के अधिकारियों की सीडीआर व सीबीआई के अधिकारी और स्वतंत्र गवाह इनकी सीडीआर और टावर लोकेशन स्थान डेटा को संरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। अब साथियों, ये आदेश जो जारी किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि जो जूनियर इंजीनियर है उसके द्वारा कहा जाता है कि उसके डिफेंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, क्या, सीडीआर। और ये सीडीआर एक निश्चित समय बाद ऑटोमेटिक विलोपित हो जाएंगे। अगर ये प्रिजर्व नहीं करवाए गए तो वह अपना बचाव पेश नहीं कर पाएगा, महत्वपूर्ण दस्तावेज खो देगा। उसके बाद होता क्या है कि विशेष न्यायालय ने न्याय के लिए सीबीआई के अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों के सीडीआर स्थान डेटा संरक्षित करने का आदेश जारी कर देती है। क्या कर देती है? आदेश जारी कर देती है। क्यों? क्योंकि बचाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये जो दस्तावेज हैं सभी बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखिए, विशेष न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया। अब मामला फिर पहुंचेगा कहां? हाई कोर्ट। जब एक बार विशेष न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद सीबीआई ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। क्या किया? विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार किया, ठीक है, आदेश दिया सीडीआर और लोकेशन के लिए, ये आदेश हो गया। उसके बाद फिर सीबीआई के द्वारा याचिका प्रस्तुत की जाती, कहां? दिल्ली हाई कोर्ट में। और जो याचिका प्रस्तुत की जा रही हो किस लिए? जो ये आदेश हुआ है विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए क्या की जाती है? सीबीआई के द्वारा याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। किस लिए? विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए। अब साथियों, जो पुनरीक्षण याचिका है ये वर्तमान जो आरोपित आदेश है उसको नष्ट करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। साथ ही साथ अब बात फिर यहां पहुंच जाएगी। अब देखिए, एक तरफ सीबीआई हो गई, एक तरफ जूनियर इंजीनियर एमसीडी हो गए। सीबीआई की तरफ से पक्ष रखा गया और यहां से भी पक्ष रखा गया। सीबीआई ने कहा कि जो विशेष न्यायालय का ऑर्डर है वह निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए जो पॉइंट सीबीआई की तरफ से दिए गए वो भी हम आपको बताएंगे, जो पॉइंट जूनियर इंजीनियर एमसीडी की तरफ से रखे गए वो भी हम बताएंगे कि क्यों ना सीडीआर सुरक्षित किया जाए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीबीआई के द्वारा क्या तर्क प्रस्तुत किए गए। साथियों, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उनको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उनको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।
साथ ही साथ और क्या अधिकार है, अधिकारियों के गोपनीयता, जो अधिकारी हैं अधिकारियों की गोपनीयता का अधिकार है, और याचिकाकर्ता के जांच के अधिकार, न्यायालय को व्यापक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो न्यायालय है, न्यायालय को ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए कि जो अधिकारी हैं उनकी गोपनीयता बनी रहे। क्या बनी रहे? उनकी गोपनीयता बनी रहे। साथियों, हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, पहले भी हमने 91 और 207 के सीआरपीसी के आवेदन से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी हमने आपको बताए हैं। इसके बाद सीडीआर को संरक्षित करने का अनुरोध निराधार बताया। जो सीडीआर संरक्षित का जो आदेश है वो क्या बताया गया? निराधार। हम ये सीबीआई की तरफ से तर्क बता रहे हैं। सीडीआर संरक्षित करने का जो आदेश है निराधार बताया गया। उसके बाद जिन मोबाइल नंबर की सीडीआर को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया, मतलब जिन मोबाइल नंबर की सीडीआर, जिन मोबाइल नंबर की सीडीआर को संरक्षित करने का आदेश दिया गया। क्या किया गया? संरक्षित करने का आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया। वह मामले से उनकी प्रासंगिकता के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किए बिना दिए गए हैं। मतलब जो संबंध मामला है, मामले से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध भी नहीं बन रहा, फिर भी आदेश दिया गया, इसलिए निरस्त किया जाए, सीबीआई का कहना है। उसके बाद ट्रैप टीम स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति पर, साथियों इसमें सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि ना तो ट्रैप टीम के ऊपर सवाल उठाया गया, जो अभियुक्त है उसके द्वारा ना तो ट्रैप टीम के ऊपर सवाल उठाया गया, ना ही ट्रैप टीम और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति पर सवाल उठाया गया, ना ही इनकी उपस्थिति पर सवाल उठाया गया है, और ना ही कोई ऐसा विशेष आरोप लगाया गया है, और ना ही ऐसा कोई दावा है कि मोबाइल फोन रिकॉर्ड अभियोजन पक्ष के मामले को बदल देंगे। ना ही इस प्रकार से कोई दावा है। साथियों, जो आरोपी पक्ष हैं उनके द्वारा ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया है जिससे कि ट्रैप के अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति के संबंध में कोई दावा हो। ना ही इस प्रकार से कोई दावा या आरोप लगाया गया है कि अभियोजन पक्ष मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अभियोजन पक्ष के मामले को बदल देंगे, अभियोजन पक्ष के मामले को बदल देंगे। क्या कर देंगे? बदल देंगे। मतलब ये हुआ कि जो अभियोजन की कहानी है, अगर सीडीआर टावर लोकेशन निकाली जाती तो कहानी अलग निकलेगी। तो ऐसा भी दावा नहीं किया गया। उसके बाद ट्रैप टीम के सदस्य, अब देखिए फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं तर्क में, कि जो ट्रैप टीम है, देखिए ट्रैप टीम के जो सदस्य, ट्रैप टीम के सदस्य एक प्रमुख जांच एजेंसी से संबंधित हैं। ट्रैप टीम के जो सदस्य हैं एक प्रमुख जांच एजेंसी से संबंधित है। किससे? सीबीआई के हैं। एक प्रमुख जांच एजेंसी से संबंधित है जिसका काम क्या है? राष्ट्रीय हित में काम करना है। राष्ट्रीय हित में काम करना, जो गंभीर मामले हैं, गंभीर आपराधिक मामले हों, आर्थिक मामले हों, गंभीर आपराधिक मामले हों, आर्थिक मामले हों, संगठित अपराध हों, अपराधों के मामलों को संभालना होता है।
संभालना होता है। इससे अगर सीडीआर टावर लोकेशन निकाला जाएगा तो इस प्रकार की कार्रवाई भी प्रभावित होगी, यानी इससे संबंधित डाटा भी ओपन होगा। ऐसा तर्क प्रस्तुत किया गया। उसके बाद फिर अगला तर्क प्रस्तुत किया गया सीबीआई की तरफ से। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और वो भी करंट का जजमेंट है। उसके बाद सीबीआई ने अगला तर्क दिया। अगला तर्क ये दिया कि गुप्त मुखबिरों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई इसके गुप्त मुखबिर हैं। क्या है? गुप्त मुखबिर हैं और उनसे संपर्क बनाए रखते हैं सीबीआई के कौन? अधिकारी। ऐसे में वो गुप्त मुखबिर जो हैं उनका नाम ओपन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उनके द्वारा बताई गई कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं, जो सीबीआई के अधिकारी हैं, इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जो व्यक्तिगत सुरक्षा है को खतरा हो सकता है, ये डिफेंस हम बता रहे हैं। मतलब सीबीआई के द्वारा जब रिट याचिका प्रस्तुत की गई तो उसके बाद जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि भाई मुखबिर जो उनके हैं वो ओपन हो जाएंगे, साथ ही साथ सीबीआई के अधिकारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा होगा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि सीडीआर को संरक्षित करने से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता। व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता मतलब अगर सीडीआर टावर लोकेशन निकला तो व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता हो सकता है। चल रही जो भी जांच चल रही है, क्योंकि अन्य मामले में राष्ट्रहित में सीबीआई काम करती है, चल रही जांच को खतरा हो सकता है। चल रही जांच को खतरा हो सकता है। गोपनीय स्रोतों को उजागर करने का जोखिम हो सकता है। जो गोपनीय स्रोत रहते हैं, गोपनीय सोर्स रहते हैं, क्या रहते हैं? गोपनीय सोर्स रहते हैं, उनके उजागर होने का खतरा है। क्या है? उनके उजागर होने का खतरा है। साथियों, ये सीबीआई के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीडीआर अगर निकलती है तो व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता हो सकता है, चल रही जांच को खतरा हो सकता है, गोपनीय सोर्स रहते हैं, उनके उजागर होने का खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है। अतः एजेंसी की प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। क्या होगी? काम करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। क्या होगी? काम करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। साथियों, उसके बाद फिर सीबीआई ने कहा कि संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। क्या हो सकती है? संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। क्या हो सकती है? संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय हित और एजेंसी की परिचालन अखंडता खतरे में पड़ सकती है। यानी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की परिचालन जो अखंडता बनी हुई है, अखंडता खतरे में पड़ सकती है। क्या हो सकता है? अखंडता खतरे में पड़ सकती है। क्या हो सकती है? अखंडता खतरे में पड़ सकती है। यह भी आरोप नहीं लगाया गया है कि उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष दुर्भावनापूर्ण है। मतलब सीबीआई के द्वारा कहा गया है कि यह भी आरोप नहीं लगाया गया है कि जो अभियोजन पक्ष है दुर्भावनापूर्वक, क्या है? दुर्भावनापूर्ण है। यह भी आरोप किसके द्वारा नहीं लगाया गया? आरोपी के द्वारा, कि जो सीबीआई ने कार्रवाई की है वह दुर्भावनापूर्ण
तरीके से की है। ना ही और साथ ही ना ही आरोपी के द्वारा यह दावा किया गया कि सीडीआर के रूप में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करेगा। क्या करेगा? गलत साबित करेगा। क्या क्या साबित करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अगर सीडीआर और डाटा लोकेशन संरक्षित किया जाता है तो इस प्रकार के संरक्षण से अभियोजन की जो कार्रवाई है गलत साबित होगी। ऐसा भी आरोप उसके द्वारा नहीं लगाया गया। किसके द्वारा? आरोपी के द्वारा नहीं लगाया गया और ना ही ये लगाया गया कि गलत साबित होगी अभियोजन की कार्रवाई। यह भी सीबीआई के द्वारा कहा गया कि यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी जांच अधिकारी की गतिविधियों के रिकॉर्ड पर अधिकार जता सकता है। क्या कर सकता है? जो प्रतिवादी यानी आरोपी है, इंजीनियर एमसीडी, वह क्या कर सकता है कि जांच अधिकारी की गतिविधियों के रिकॉर्ड पर, जो जांच अधिकारी है, जो आईओ है, उसकी जो गतिविधि है, गतिविधियों के रिकॉर्ड पर अधिकार जता सकता है, क्योंकि अधिकारी इस मामले से परे जांचों में लगा हुआ है, दूसरे मामलों में भी जांचों में लगा हुआ है। इसलिए विचारण कोर्ट द्वारा जो आदेश हुआ है 12 जुलाई 2023 को, ये जो सीडीआर का आदेश कब हुआ था? 12 जुलाई 2023 को। कब हुआ था? 12 जुलाई 2023 को उसको रद्द किया जाए। क्या इतने सारे तर्क प्रस्तुत करने के बाद सीबीआई ने कहा कि जो आदेश हुआ है, जो विशेष न्यायाधीश के द्वारा आदेश पारित किया गया है 12 जुलाई 2023 को, सीडीआर को प्रिजर्व करने, डाटा लोकेशन को संरक्षित करने का, उसको निरस्त किया जाए। इसके बाद जब सीबीआई का पक्ष सुन लिया गया, उसके बाद फिर जो आरोपी यानी प्रतिवादी पक्ष है उसका भी पक्ष माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सुना गया। आरोपी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने जो तर्क दिए हैं वो भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। जो जूनियर इंजीनियर एमसीडी पक्ष यानी तर्क, इनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहली चीज कि जो सीबीआई ने याचिका दायर की है उसको खारिज किया जाए। क्या किया जाए? खारिज किया जाए। पहला यही है, खारिज किया जाए, क्योंकि आरोपित आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती है। जो आदेश विशेष न्यायालय ने किया है वह प्रकृति में अंतर्वर्ती है। क्या है? अंतर्वर्ती निर्णय है, इसलिए कैंसिल किया जाए। उसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 397 वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 सब क्लॉज 2, सीआरपीसी की धारा 397 सब क्लॉज 2 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 के समरूप है, के तहत किसी भी अपील, जांच या परीक्षण या अन्य कार्रवाई के दौरान पारित अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में संशोधन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब सीआरपीसी की धारा 397 सब क्लॉज 2 जो कि बीएनएसएस की धारा 438 के समरूप है, के तहत किसी भी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्रवाई के दौरान पारित अंतर्वर्ती आदेश
पारित अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में, जो पारित अंतर्वर्ती आदेश है इनके संबंध में संशोधन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। संशोधन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथियों, सीआरपीसी की धारा 397 सब क्लॉज 2 कहती है कि इस धारा के तहत किसी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दौरान जो भी निर्णय पारित कर दिया जाता है, एक बार अंतर्वर्ती आदेश पारित हो जाने के बाद उस ऑर्डर के संशोधन की शक्ति नहीं है, यानी उस आदेश को संशोधित नहीं किया जा सकता, जिससे वर्तमान संशोधन याचिका कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है। जो वर्तमान याचिका सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जब विशेष न्यायालय ने आदेश 397 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी की पालना में किया है, तो ऐसी स्थिति में फिर सीबीआई की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो आदेश है विशेष न्यायालय का, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में साथियों, विद्वान अधिवक्ता ने कुछ जजमेंट प्रस्तुत किए हैं। वो पुराने जजमेंट कौन से हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला है जजमेंट है सेथुरमन बनाम राजमणिक्रम। राजमणिक्रम 2009 5 SCC 153। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सेथुरमन बनाम राजमणिक्रम 2009 5 SCC 153 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 91 और 311 के तहत आवेदन को खारिज करने वाला आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का है। जो सीआरपीसी की धारा 91 और 311 के तहत आवेदन खारिज करने का जो आदेश है वो कैसा है? आवेदन खारिज करने का जो आदेश है वह अंतर्वर्ती प्रकृति का है। अंतर्वर्ती प्रकृति का है। कैसा है? अंतर्वर्ती प्रकृति का है। और ऐसे आदेश के खिलाफ संशोधन सीआरपीसी ऐसे जो आदेश हुआ है, आदेश के खिलाफ संशोधन 397 टू सीआरपीसी के तहत वर्जित है। मतलब ये हुआ कि जो अंतर्वर्ती प्रकृति का ऑर्डर पारित हुआ था उसको खारिज किया गया होगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का जो आवेदन खारिज किया गया है वो खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 397 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत वर्जित है। क्या है? उसके तहत वर्जित माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट जो प्रस्तुत किया गया वो है वीसी शुक्ला बनाम राज। सीबीआई के माध्यम से 1980 SCC 92। इस जजमेंट में क्या हुआ? इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के बारे में बताया कि अंतरिम आदेश क्या होता है। इसमें क्या बताया है?
अंतरिम आदेश के बारे में। अंतरिम आदेश, अंतरिम आदेश वह होता है जो अंतिम रूप से पक्षों के अधिकारों का निपटान नहीं करता, बल्कि केवल मामले की प्रकृति के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक मामले का फैसला करता है। अंतरिम आदेश के बारे में बताया गया। अंतरिम आदेश का मतलब यही होता है कि अंतरिम आदेश क्या होता है, वह होता है जो अंतिम रूप से पक्षों के, जो पक्षकार हैं, पक्षों के अधिकारों का निपटान नहीं करता, अंतिम रूप से निपटान नहीं करता, बल्कि केवल मामले की प्रगति के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक मामले का फैसला करता है। प्रक्रियात्मक मामले का फैसला करता है, प्रक्रियात्मक मामले का फैसला करता है। आरोपित आदेश प्रकृति में अंतरिम है और संशोधन के अधीन नहीं है। जो आदेश विशेष न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है वह कैसा है, अंतरिम है और संशोधन के अधीन नहीं है। ऐसा आदेश संशोधन के अधीन नहीं है। इसके बाद ये दो जजमेंट हो गए। फिर आगे विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सीडीआर और स्थान चार्ट के संरक्षण की मांग की गई है, ताकि जो सीडीआर है और स्थान चार्ट मीन्स लोकेशन के संरक्षण की मांग की गई है, संरक्षण की मांग की गई है, ताकि निश्चित अवधि के बाद, देखिए ये इसलिए की गई है ताकि निश्चित अवधि के बाद दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस तरह के डेटा को स्वचालित रूप से हटाने से रोका जा सकता है। जो दूरसंचार कंपनियां हैं, क्या है, दूरसंचार की कंपनियां हैं, वह ऑटोमेटिक क्या कर देती हैं, डिलीट कर देती हैं डाटा, तो इसको रोका जा सके कि भाई डिलीट ना होने पाए और एक बचाव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगर सीडीआर और स्थान चार्ट संरक्षण नहीं किया गया तो दूरसंचार कंपनियों के द्वारा ये क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, जो कि फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा विद्वान अधिवक्ता ने कि इन अभिलेखों का उपयोग आरोप के चरण में नहीं किया जाएगा। जो आरोप के चरण हैं, आरोप के चरण में इन अभिलेखों का उपयोग नहीं किया जाएगा। देखिए आरोप यानी जब चार्ज लगता है उस स्थिति में ये जो सीडीआर और स्थान चार्ट है इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और केवल साक्ष्य के चरण में मांगा जाएगा, आरोप के चरण में नहीं, आरोप के चरण में नहीं, केवल साक्ष्य के चरण में, साक्ष्य के चरण में मांगा जाएगा। जब एविडेंस के लिए लगेगा तब फिर सीडीआर और स्थान चार्ट को मांगा जाएगा, यदि आवश्यक हुआ तो, यदि आवश्यक हो तब। जब तक, इसके बाद माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब तक दोषी साबित ना हो जाए, जब तक दोषी साबित ना हो जाए, जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक आरोपी क्या माना जाता है, निर्दोष माना जाता है। क्या माना जाता है, निर्दोष माना जाता है, और उसे अपना बचाव साबित करने का कोई अवसर देने से इंकार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, कि उसे अपना बचाव
अपना बचाव साबित करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई जो भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं वह तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता है। इसके लिए उसे अपना बचाव करने से नहीं रोका जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अपना बचाव करने से नहीं रोका जा सकता है। उसके बाद फिर तर्क प्रस्तुत किया गया, सीडीआर और स्थान चार्ट को संरक्षित करने में विफलता प्रतिवादी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेगी। अगर सीडीआर और लोकेशन चार्ट ये संरक्षित नहीं किए गए, प्रिजर्व नहीं किए गए, संरक्षित नहीं किए गए, तो अगर संरक्षित नहीं किए गए तो प्रतिवादी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेंगे। गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेगा। किसके लिए? जो आरोपी है यानी जूनियर इंजीनियर एमसीडी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेगा। इस संबंध में एक जजमेंट और पेश किया गया है। सीबीआई बनाम सौरभ शर्मा, सीबीआई बनाम सौरभ शर्मा, CRLMC 2774/2021, जिसमें कि सीडीआर के संरक्षण का निर्देश दिया है और कहा है कि न्याय संगत निर्णय के लिए ऐसे रिकॉर्ड की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन उनका संरक्षण महत्वपूर्ण था। प्रशासनिक साक्ष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उचित है। मतलब इसमें सीडीआर प्रज्वलित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय ने सीबीआई बनाम सौरभ शर्मा केस में कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उचित है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्या है? निष्पक्ष सुनवाई के लिए उचित है। उसके बाद अगला जजमेंट जो पेश किया गया है वह है सुरेश कलमाड़ी बनाम सीबीआई 2015 SCC ऑनलाइन डेल 9639। सुरेश कलमाड़ी बनाम सीबीआई 2015 का मामला है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना है। जो आपराधिक मुकदमे हैं इनका उद्देश्य क्या है? सच्चाई को उजागर करना। सच्चाई को उजागर करना है। क्या करना है? सच्चाई को उजागर करना है, ना कि केवल दोषी ठहराना, ना कि केवल दोषी ठहराना है। साथियों, सुरेश कलमाड़ी बनाम सीबीआई 2015 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमे का जो उद्देश्य है, आपराधिक मुकदमे का जो उद्देश्य है वो क्या है? सच्चाई को उजागर करना है। भाई सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो भी है सच्चाई क्या होनी चाहिए? सामने आनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कहा कि आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य दोषी ठहराना नहीं है। क्या नहीं है? केवल दोषी ठहराना नहीं है। और किसी आरोपी को उसके बचाव प्रासंगिक दस्तावेज तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो बचाव दस्तावेज है, बचाव दस्तावेज के पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता। जो बचाव दस्तावेज है उसके पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता। सीडीआई संरक्षण का अनुरोध बनाए रखना उचित है। क्या है? सीडीआई संरक्षण का जो आदेश है, सीडीआई संरक्षण किए जाने का अनुरोध वो बनाए रखना उचित है। इसमें भी सीडीआर संरक्षित करने के लिए
जो आदेश हुआ है उसको भी सही माना गया है। इसके बाद साथियों अब आगे विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आगे कहा है याचिकाकर्ता यह दावा करने में गलत है कि विचाराधीन मोबाइल नंबर कार्रवाई से संबंधित नहीं है क्योंकि वे तलाशी और वसूली प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे जो मामले का आधार बनता है। जो सीबीआई है, याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? सीबीआई। याचिकाकर्ता सीबीआई ने जो दावा किया, जो सीबीआई की तरफ से जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, क्या किया गया है? सीबीआई की तरफ से जो तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह दावा करने में गलत है कि विचाराधीन मोबाइल नंबर कार्रवाई से संबंधित नहीं है। मतलब याचिकाकर्ता ने कहा कि जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कार्रवाई से संबंधित नहीं है, कार्रवाई से संबंधित नहीं है, ऐसा सीबीआई ने याचिका में कहा है। परंतु जो अधिवक्ता है उनके द्वारा कहा गया है कि किस याचिकाकर्ता यह दावा करने में गलत है। याचिकाकर्ता ने जो दावा किया है यह गलत है कि विचाराधीन मोबाइल नंबर कार्रवाई से संबंधित नहीं है क्योंकि वे तलाशी और वसूली प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। जो अधिकारी हैं सीबीआई के और स्वतंत्र गवाह हैं, ये सबसे मेन चीज तलाशी और दूसरी चीज वसूली जब्ती प्रक्रिया, जो जब्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके अभिन्न अंग थे। क्या थे? विभिन्न अंग थे जो मामले का आधार बनता है। मामले का आधार, यहीं से तो मामले का आधार बनता है। इसलिए जो सीबीआई के अधिकारी हैं और स्वतंत्र गवाह हैं उनके सीडीआर टावर लोकेशन संरक्षित किए जाने चाहिए। यह विरोधाभासी है कि जबकि याचिकाकर्ता अपना मामला बनाने के लिए पूरी तरह से मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्डिंग और स्थानों पर निर्भर करता है, जबकि अब साथियों इसके बाद ये देखिए, ये तर्क हो गए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जो सीबीआई है, सीबीआई यानी याचिकाकर्ता, यहां याचिका सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो जो सीबीआई है, सीबीआई अपना जो मामला यानी अपना मामला जो केस बनाती है सीबीआई, वो किससे संबंधित है? सीबीआई जो मामला बनाती है वो किससे संबंधित है? सीबीआई का जो मामला बनता है पूरी तरह से मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्डिंग और स्थानों पर निर्भर करता है, यानी लोकेशन पर निर्भर करता है। जब सीबीआई केस बनाने के लिए मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्डिंग या लोकेशन पर निर्भर करता है, तो फिर बचाव करने के लिए, अपनी तरफी से निष्पक्ष कार्रवाई के लिए, फेयर ट्रायल के लिए जो जूनियर इंजीनियर एमसीडी है उसके लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अगर प्रतिवादी को निष्पक्ष सुनवाई के लिए समान डेटा से वंचित करना चाहता है जो समानता और उचित प्रक्रिया के खिलाफ होगा, ऐसे में अगर जो याचिका करता है उनके द्वारा जो लोकेशन है, जो समान डेटा है, लोकेशन है, वो अगर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, वो प्रदान नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है। यानी निष्पक्ष सुनवाई का जो उसको अधिकार है, समानता और उचित प्रक्रिया, उसके खिलाफ होगा। उसके बाद एक और केस डिटेल प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा? प्रतिवादी के अधिवक्ता के द्वारा। केस डिटेल का नाम है ओम प्रकाश बनाम राज्य 2014। ओम प्रकाश बनाम राज्य 2014 SCC ऑनलाइन डेल
32(13) इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक गवाहों की अनुपस्थिति में छापामारी करने वाली टीम के सीडीआर उनकी उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रैप टीम है, ट्रैप टीम में स्वतंत्र गवाह अनिवार्य है, मतलब स्वतंत्र गवाह के सामने छापेमार कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में स्वतंत्र गवाह अनुपस्थित है। ठीक, टीम ने ही कार्रवाई कर ली है, तो ये जो अनुपस्थित है ये कैसे साबित होगा? तो उनकी उपस्थिति, इनकी जो स्वतंत्र गवाह हैं, इनकी उपस्थिति किससे प्रमाणित होगी? सीडीआर से प्रमाणित होगी। किससे होगी? सीडीआर से उनकी उपस्थिति सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है। सीडीआर से क्या होगी? उनकी उपस्थिति सत्यापित होगी। क्या होगी? उपस्थिति सत्यापित होगी। क्या होगी? उपस्थिति सत्यापित होगी। और ऐसे रिकॉर्ड पेश करने में विफलता बचाव पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है। जो बचाव पक्ष है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? बचाव पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है। अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा कर सकता है। इससे क्या होगा? अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा होगा। किस आधार पर? अगर स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं पाए गए तो उस स्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा हो सकता है। क्या हो सकता है? संदेह पैदा हो सकता है। इसके बाद भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहता है और तर्क प्रस्तुत किया कि भविष्य में उपयोग के लिए क्या कराना चाहता है? प्रिजर्व करवाना चाहता है कि भविष्य में उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसलिए प्रिजर्व किया जाए। प्रतिवादी ने कभी भी गुप्त मुखबिरों के, अब देखिए जो सीबीआई यानी याचिकाकर्ता सीबीआई के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया था, गुप्त मुखबिर जो होते हैं उनके संबंध में जानकारी ओपन से संबंधित, तो यहां विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि जो जूनियर इंजीनियर प्रतिवादी हैं इनके द्वारा कभी भी गुप्त मुखबिरों के सीडीआर या लोकेशन डेटा की मांग नहीं की गई और आरोपित आदेश में उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। जो विशेष न्यायालय का जो आदेश है, विशेष न्यायालय का जो आदेश है उसमें तो उनको तो अलग ही रखा गया है। तो कभी भी गुप्त मुखबिरों के सीडीआर या लोकेशन डेटा की मांग जूनियर इंजीनियर के द्वारा नहीं की गई है। जो विशेष न्यायालय ने ऑर्डर निर्धारित किया, ऑर्डर आदेशित किया है, उसमें इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सीआरपीसी 91 के तहत जांच पूछताछ ट्रायल के लिए दस्तावेज को पेश करने का आदेश देने का विवेकाधिकार किसको है? विशेष न्यायाधीश को है। 91 के तहत जांच पूछताछ ट्रायल के लिए दस्तावेजों को पेश करना, ट्रायल के लिए दस्तावेजों का पेश करना, ट्रायल के लिए दस्तावेजों का पेश करना से संबंधित जो आदेश है वो विवेकाधिकार प्राप्त है। किसको? विशेष न्यायाधीश को। किसको? विशेष न्यायाधीश को।
वो ऑर्डर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विवेकाधिकार है। सीआरपीसी की धारा, अब बात आती है, देखिए याचिकाकर्ता यानी सीबीआई के द्वारा एक यह भी तर्क दिया गया था कि जो प्रतिवादी है उसके द्वारा ओपन नहीं किया गया है कि किस लिए सीडीआर को संरक्षण करवाना चाहते हैं। तो साथियों इसमें तर्क प्रस्तुत किया है कि सीआरपीसी की धारा 313 के चरण में 313 के चरण तक 313 के चरण तक जब तक कार्रवाई 313 के चरण तक नहीं पहुंच जाती, कार्रवाई पहुंचने से पहले बचाव का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है यानी बाध्य नहीं कर सकते, यानी जो आरोपी के कथन होते हैं 313 सीआरपीसी की धारा में वर्णित हैं, तो जब तक वो उस स्टेज पर कार्रवाई नहीं पहुंच जाती है उसके पहले जो बचाव है उसका खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं है तो जो तर्क प्रस्तुत किए गए थे कि अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है या गलत कार्रवाई हुई है, इस प्रकार से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, दावा नहीं किया गया, तो 313 में यह प्रावधान है कि अपने डिफेंस का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन न्याय हेतु वो सारी चीजें मांग सकते हैं जो उसके लिए जरूरी हैं। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। ये देखिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रख दिए। जब दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रख दिए तो फिर यहां विचारणीय जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब विचारणीय प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। फिर बात आती है विचारणीय प्रश्न। विचारणीय प्रश्न कौन से हैं ये सामने निकल करके आता है। तो पहला प्रश्न यही है कि यह निर्धारित करना क्या वर्तमान पुनरीक्षण याचिका सीआरपीसी की धारा 397(2) के तहत विचारणीय है। मतलब क्या पुनरीक्षण याचिका सीआरपीसी की धारा 397(2) के तहत विचारणीय है। यह प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न उठता है क्या विवादित आदेश में, क्या विवादित यानी जो ऑर्डर विशेष न्यायालय ने किया है उस ऑर्डर में कानूनी कमियां हैं। फिर प्रश्न यह है कि क्या कानून के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। क्या कानून के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। फिर प्रश्न यहां उठता है कि क्या विवादित आदेश न्याय की विफलता को रोकने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत हस्तक्षेप का हकदार है या नहीं। मतलब हस्तक्षेप किया जा सकता है या नहीं, जो ऑर्डर है उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है या नहीं। इस प्रकार से ये प्रश्न विचारणीय प्रश्न दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष हैं, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद। इसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि जो प्रकरण में सामग्री है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि विद्वान विचारण कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। यानी जो विशेष न्यायालय के द्वारा 12 जुलाई 2023 को सीडीआर और लोकेशन संरक्षित करने का जो ऑर्डर हुआ था उस पर
हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। पहला पॉइंट ये हो गया, मतलब कि जो विशेष न्यायालय ने जो ऑर्डर किया वो सही है। क्या है? वो सही है। उसके बाद फिर कहा माननीय न्यायालय ने कि क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले या जांच के विशेष अधिकारों को प्रभावित किए बिना केवल संभावित साक्ष्य के संरक्षणों का निर्देश देता है। इसमें प्रावधान है कि संभावित साक्ष्य के संरक्षण का निर्देश देता है, जिसमें कि अभियोजन का जो मामला है, जो विशेष अधिकार अभियोजन को प्राप्त हैं, उनको प्रभावित किए बिना, यानी कि इस प्रकार के संरक्षित किए जाने से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उसके बाद 12 जुलाई 2023 का निर्णय क्या किया गया? बरकरार रखा गया। किसके द्वारा? दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। और फिर उसके बाद अपील जो थी, यानी जो याचिका थी जो सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसको निरस्त यानी खारिज कर दिया गया और जो जूनियर इंजीनियर है उसके पक्ष में फैसला हुआ। उसके बाद विचारण कोर्ट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो विचारण कोर्ट है यानी विशेष न्यायालय, जो विचारण कोर्ट है यानी विशेष न्यायालय, विचारण कोर्ट मींस विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि जांच अधिकारियों की पहचान सहित कोई भी संवेदनशील जानकारी इस तरह से प्रकट न की जाए जिससे उनकी सुरक्षा या चल रही जांच को खतरा हो। ये एक चीज कही है कि जो अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और जो जांच चल रही है वो भी प्रभावित ना हो। इस प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 4 मार्च 2025 को दिया है, जिसमें कि सीडीआर और लोकेशन को संरक्षित करने के विशेष न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करते जाएं। थैंक यू साथियों।